नमस्कार, मैं निखिल अवस्थी। अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको खीरा उगाने की असली विधि बताएंगे। इसके अलावा सूखे और खाद के बड़े दामों पर भी बात करेंगे। बात सेब की सेटिंग और बगीचों की रखवाली पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नौणी यूनिवर्सिटी, जहां एक्सपर्ट वैज्ञानिक इंडोर और आउटडोर में खीरा उगाने सिखा रहे हैं। खीरे का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। प्रदेश में आंगन से लेकर खेतों तक खीरे उगाने का क्रेज है। आखिर कैसे खीरे को सही ढंग से उगाया जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे कि खीरे की सफल और सुगम खेती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ खीरा लगा हुआ, और तो इस फसल के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पौधों में कितने फल लगे हुए हैं और कितनी स्वस्थ हमारी ये फसल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकता है कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से हमने यहाँ पे इसकी खेती का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि यहाँ साल में 2 बार इसकी फसल ली जाती है। मुख्य खेत में लगाने के साथ साथ और इसकी फसल बाहर लगाने के साथ साथ इसको पॉली हाउस में भी मुख्य रूप से उगाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे किसान अक्सर ये गलती करते हैं कि जब खीरा लगाना है तो पॉली हाउस में लगाने के लिए और बाहर लगाने के लिए इसमें 2 मुख्य जो विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है इसकी किस्में। तो जो किस्में हमारे बाहर सामान्य रूप से उगाई जाती है उन किस्मों को हम ज्यादातर पॉली हाउस में नहीं उगा सकते। तो उसमें उगाने के लिए अलग प्रकार की किस्में होती है। जहाँ रही बात बाहर लगाने की, तो बाहर लगाने के लिए सबसे पहले बात आती है कि बीज की। जैसे आपको पता है कि आजकल हमारे किसान 2 प्रकार के बीज लगाते हैं। एक होता है कि सामान्य बीज और दूसरा होता है हमारे संकर किस्में, जिनको हम हाइब्रिड बोलते हैं। और हमारे यहाँ एक भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र की एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसके तहत भी हमें अलग अलग प्रकार की किस्में यहाँ अनुमोदन के लिए आती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आपने बाहर खीरा लगाना है तो जैसे हमारे कई किसान ऐसे हैं कि जो संकर किस्मों का बीज नहीं ले सकते, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो हमारी सामान्य किस्में भी कई ऐसी हैं विकसित की है हमारे विभाग ने, और भारत में सब्जी के ऊपर काम करने वाले जितने भी अनुसंधान के क्षेत्र हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात आती है कि बीज की। तो बीज जो है वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ बीज होना चाहिए और एक अनुमोदित किस्म, जो कि जिसकी सिफारिश हमारे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे लगाने के लिए होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खीरा है, तो खीरा मुख्य रूप से गहरे हरे रंग का होना चाहिए और उसकी लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए और मोटाई भी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहली बात आती है कि बीज को लगाने की। तो जैसे हमारे कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी खड़े होने की समस्या होती है और ज्यादा बीमारियां आती है, और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि खीरा हम इनको जो है मेड़ों पे लगाते हैं। तो मेड़ों पे लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें मेड़े बनाते हैं और मेड़ों के ऊपर जो है अच्छी तरह से गली सड़ी गोबर की खाद और अन्य खादें जो है अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिसको कि मैं विस्तार रूप से नहीं बताऊंगा। हमारे किसान भाई इसके बारे में स्वतः ही पूरी जानकारी रखते हैं। पहले बीज हम मेड़ों पे लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि 1 बाई 1 मीटर के दूरी पर हम क्या करते हैं कि लाइनें लगा देते हैं, और लाइनों के बीच में पौधे से पौधे की दूरी पहले हम ज्यादा रखते थे, लेकिन आजकल ये प्रचलन है कि बिल्कुल नजदीक यानी कि 1 फुट के फासले पर हम पौधे लगाते हैं। तो जहां पहले बीज लगाते हैं तो एक जगह पे 2 या 3 बीज लगाने चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो पौधा बीज बनने लग जाता है, बीज उग जाता है, तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हम एक जगह पे एक ही बीज रखते हैं और एक ही पौधा को उगाने की सिफारिश करते हैं। तो जैसे ही वो पौधा उगने लग गया, बड़ा हो गया, तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है कि जो अच्छी किस्म होती है उसके शुरू से ही इसके जो निचले वाले भाग में है वहां से इसके पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम 1 से 1.5 फुट के उसके जो शुरू में पौधे के नीचे से तने से इसके जो है वो पत्ते को दूर कर देते हैं, जिससे कि कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो शुरू से ही लग जाती है, जिससे कि पौधा भी और फल भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद इसमें ऐसा होता है कि ये बेलदार फसलें हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे मैं बताऊं कि जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो कद्दू है, करेला है, घिया है, चाहे खीरा है, उनमें सब में जो सहारा देने की जो विधि है वो अपनाना पड़ती है, जिससे कि बेल बनती है। और बेलों को सहारा देने के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्टेकिंग करते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लकड़ी के झांबे हैं, जो स्थानीय रूप से कई जगह ऐसे हैं, कई फार्मर किसान हमारे जो कि इस टाइप का ट्रैली सिस्टम नहीं बना सकते, जिनके पास बैम्बू उपलब्ध नहीं है, तो वो अपने स्थानीय जो झांबे हैं उनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो उससे पौधे को अच्छी तरह से सहारा देते हैं। सहारा देने के बाद उसके ऊपर ही वो अच्छी तरह से बेल आए। तो सबसे पहले इस फसल को लगाने के लिए, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि बीज,
तो बीज जो है वो एक अच्छे अनुसंधान केंद्र से या विश्वविद्यालय से या किसी विभाग से ही उपलब्ध करना चाहिए, जहां पे कि आपको अच्छा गुणवत्ता वाला बीज मिले। और दूसरी जब बीज की बात आती है तो इसको जब लगाना है तो बीज आपको मैं बता रहा था कि दो प्रकार का होता है, एक सामान्य किस्म की होती है और दूसरी हमारी संकर किस्में होती है। संकर किस्मों का बीज बहुत महंगा होता है, लेकिन हमारी सामान्य किस्में भी अब हमने ऐसी विकसित कर दी है। जैसे हमारे विभाग द्वारा हाल ही में एक किस्म जो है सोलर सीजन के नाम से खीरे की विकसित की गई है। तो ये किस्म हमने यहाँ पे लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतने फल लगे हैं, इतने हमारी दूसरी जो संकर किस्में होती है उनमें भी ऐसे ही फल लगते हैं। इसके हर नोड पे देख सकते हैं कि आप फल लगे हुए हैं और अच्छे गुणवत्ता वाले फल लगे हुए हैं। तो बीज जो लेना है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके लगाने के लिए आपने इसको, जैसे हम इसकी फसल जो है 2 बार लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं, एक बरसात में लगाते हैं, लेकिन बरसात वाली फसल बहुत ही बहुउपयोगी और अच्छी आमदनी देने वाली होती है। तो जैसे आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये फसल लगाई है, तो इसको बीज क्या करते हैं कि मेड़ों पे लगाते हैं, जहाँ कहीं पानी खड़े होने की समस्या होती है हमारे मैदानी क्षेत्रों में, और कई जगह पहाड़ों में ढलानदार होती है। तो आपने कैसी लाइनें लगानी है, एक से दूसरी लाइन के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि इन बेलों की बढ़वार बहुत होती है। और दूसरा, पौधे से पौधे के बीच में पहले हम बहुत ज्यादा फासला रखते थे, लेकिन आजकल जैसे आपको मालूम है कि हम ज्यादा फासला नहीं रखते, 1.5 से 2 फुट के बीच में हमने इस फसल को यहाँ पे लगाया हुआ। इसके लगाने से ऐसा होता है कि हवा का उचित आवागमन हो, जिससे कि पोलिनेशन और परागण भी प्रॉपर हो, तो पौधे और फल अच्छे बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उचित फासले पे लगाया और ना ही इसमें पानी खड़े होने की संभावना है। खीरे में 2 प्रकार के फल आते हैं, एक मेल होते हैं, फूल आते हैं, एक मेल होता है और फीमेल होता है। जो फीमेल वाला है उसी का ही फल बनता है, और उसके बाद ही ये प्रयोग में लाने वाला भाग है, जिसको हम खीरे के रूप में एज ए सलाद के रूप में खाते हैं। तो ये तभी बनता है जब इसमें अच्छी पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन प्रॉपर तभी होगी जब उचित हवा का आवागमन हो, रोशनी अच्छी आए, और पौधे की जो बेल है वो भी उसकी बढ़वार ऊपर की तरफ को अच्छी तरह हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है सहारा जो लगाना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी फसल कितनी स्वस्थ है, जो अगर आपने उचित फासले पे लगाई हो और अच्छा इसको सहारा दिया हो, तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें शुरू में कुछ एक बीमारियां आती है, जैसे कोई निचले पत्तों से लगती है, जैसे कि हमारी ये डॉनी मिल्ड्यू और एंथ्राक्नोज है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि शुरुआत में ही जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको निकाल देते हैं। तो उसको जो पौधे को जो बेल है उसको ऊपर को 1.5 फुट के बाद ही जो हमारे फल लगते हैं और जो पत्ते आते हैं उनको ही हम रखते हैं, ताकि जो पत्ते हैं वो जमीन से और फल जमीन से टच नहीं हो, जिससे कि वो बीमारी ज्यादा नहीं फैले। तो ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है। और समय समय पर अगर ये बीमारी अगर ज्यादा ही आ जाए तो जो उचित और जो अनुमोदित हमारे कुछ कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं उनका प्रयोग करना है, संभवतः हो सके तो बहुत कम। अदरवाइज अगर आप अच्छी से इस फसल को लगाएंगे, इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे, उचित फासले पे लगाएंगे, मेड़ों पे लगाएंगे, अगर अच्छी तरह से सहारा दिया हो तो ये बीमारियां नहीं आती। रही इस किस्म की बात जो हमारे विभाग द्वारा विकसित की गई है सोलर सीजन के नाम से, हाल ही में इस किस्म को विकसित किया गया है। और ये किस्म हमारी जो पहले वाली 2 अनुमोदित किस्में है, खीरा 75 और खीरा 90 से, ये ज्यादा कम से कम 15 से 20% अधिक उपज देती है, और इसके फल भी काफी लंबे हैं। और ये फसल उन दोनों किस्मों से 15 से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो जो फसल जितनी जल्दी तैयार होगी हमें उसका दाम भी उतना ही अच्छा मिल सकता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसान भाइयों को हम इसका बीज जो है अगले वर्ष उचित दाम पे उपलब्ध कराया जाए किसानों को, ताकि उनकी अच्छी उपज मिले और जल्दी मिले और अच्छी फसल हो। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बागवानी से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय और सब्जी को उगाने से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, सब्जियां चाहे कोई भी हो, तो आप हमारे सब्जी विज्ञान विभाग के दूरभाष पे 1792-252-329 पे संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, इस कारण गेहूं समेत कई नकदी फसलें सूख गई हैं। इसी बीच अब खाद भी महंगी हो गई है। इस पर अब हर तरह से सरकार की आलोचना हो रही है। हिमाचल में इस बार गेहूं की फसल सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुई है। चंगर में सिल्ला ना के बराबर रहा है। यही हालत पलम जमीनों की रही है। इसके अलावा नकदी फसलों में प्याज, लहसुन, टमाटर आदि पर भी सूखे ने बुरा असर डाला है।
किसानों का कहना है कि कोरोना काल में खाद के दाम बढ़ाकर सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। अपनी माटी टीम ने किसानों के इस मसले को लेकर किसान नेता एवं विधायक राकेश सिंघा से बात की। सिंघा ने कहा, आज किसान बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कणक सूख गई है, बारिश आ नहीं रही है और किसान बहुत पीड़ा से गुजर रहा है। और ऊपर से भारत सरकार ने बहुत से जो फर्टिलाइजर थे उनके दाम बढ़ाने का फैसला लिया, जिसमें डीएपी है, डाई अमोनिया फॉस्फेट है, एनपीके है, एमओपी है। जितने भी फर्टिलाइजर खाद जो खेती को विकसित करने के लिए है, उनके दाम आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि इसके दाम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो होलसेल डीलर हैं और जो परचून में भी आगे खाद देते हैं, आप किसी के पास चले जाइए, आज खाद की कमी उस दिन से हो गई जिस दिन भारत सरकार ने तय किया था कि डीएपी का दाम 1200 रुपया प्रति 50 किलो बैग से उसे 1900 रुपया तब्दील कर दिया जाएगा। उस दिन से सारी खाद बाजार से गायब हो गई है और ऊपर से हालात किसान के ये हो गए हैं जिससे आने वाले समय में उसका जीना बड़ा कठिन हो गया है। इसीलिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप कर कर कैसे किसान को सहारा दिया जा सकता है उस पर सोच विचार करना है। लेकिन सरकार तो खोखले नारे देती है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि उसकी आमदनी आधी होने वाली है जब 2022 तक पहुंचेंगे। हालात क्या है? जो सेब वाले इलाकों के अंदर आज कहीं भी जो आपकी फंजासाइड है, जो आपके इंसेक्टिसाइड है, वो मिलनी बंद हो गई है। आपने सरकार ने फैसला किया है कि जो जितनी भी सब्सिडी सरकार दिया करती थी सारी आज बंद है और वहां पर खतरा पैदा हो गया है कि स्कैब फैल सकता है। तो चाहे किसान ऊपले इलाके का है, चाहे किसान निचले इलाके का है, बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। और देश का किसान तो आप जानते हैं उन 3 कानून के ऊपर संघर्षरत है और बड़ी बड़ी कुर्बानियां उसने दे दी है। 350 से अधिक शहादतें देगी है, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार अड़ी है और उनके फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूर है कि आंदोलन के चलते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर संशोधन सरकार ने करना था, जिसके तहत बिजली का दाम आम किसान के हाथ से बाहर चल जाना था, 9 रुपए प्रति यूनिट हो जाना था, उसको रोक दिया है किसान के आंदोलन ने। लेकिन दूसरे मसलों को लेकर टस से मस ये सरकार नहीं हो रही और इसलिए किसान की एकता को कायम करके आने वाले समय में जन आंदोलन के अलावा किसान के पास कोई चारा नहीं है। सिंघा की तरह ही कांग्रेस महासचिव केवल पठानिया ने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। वर्तमान केंद्र सरकार के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की इनकम जो है वो दुगना करूंगा। पिछले 7 सालों में किसानों की इनकम तो दुगना नहीं हुई, उल्टा जहां बीज महंगे हुए। हाल ही में वर्तमान में लोकसभा का जो सत्र समाप्त हुआ है, मैं कहता हूं कि जितना समर्थन मूल्य और किसान आज आंदोलन में बैठे हैं, जहां एमएसपी उन्होंने ख़त्म किया, अगर वर्तमान में देखा जाए तो मैं कहता हूं खाद जो है, मैं कहता जो मूल्य उनका था उससे 3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है वो किसानों के विरुद्ध लगातार ये फैसले ले रही है और समय आएगा जिस तरीके से वर्तमान सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, किसानों की विरोधी है। और जो है किसान जहां जो देश का मैं अन्नदाता है, उस अन्नदाता को लगभग आज 4 महीने हो गए देश के
बॉर्डर पे जो है वो संघर्ष कर रहा है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती है, दूसरा उनके हितों को जिस तरीके से जो 3 काले कानून आए हैं उनको बेच रही है। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ ये जो फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जो खाद की जो इनकम जो है मैं कहता हूँ 3 गुना जो बढ़ा दिया है, इससे किसान की जो है वो कमर टूट गई है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इसका मैं कहता हूँ गांव-गांव तक विरोध करेगी। और इसमें अब आ गया है, आपने देखा इसमें अब आ गया है वर्तमान चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश में खड़े होने जा रहा है। बहरहाल प्रदेश में सूखे और कोरोना की मार से किसान बेहाल है। उम्मीद है प्रदेश सरकार लाखों किसानों को खाद व सूखे को लेकर जरूर राहत देगी। सेब के बगीचों में पॉलिनेशन यानी परागण क्रिया बेहद जरूरी है। ये वही समय है जब हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में ये प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों सेब की सेटिंग का दौर है। इस समय प्रदेश में कई जगह पॉलिनेशन का दौर है। अपनी माटी टीम ने इस बार पॉलिनेशन के हाल जानने का प्रयास किया है। हमारी टीम ने निरमंड इलाके का दौरा किया। वहां बागवानों ने बताया कि निरमंड के निचले इलाकों में सेब की सेटिंग शुरू हो चुकी है। अब मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब सेटिंग होना बाकी है। इस क्षेत्र में इन दिनों सेटिंग स्टेज पर फूल खिले हुए हैं। बागवान अपने बगीचे में पॉलिनेशन लगाने का कार्य कर रहे हैं। बागवान आत्माराम, रेवतराम, चैनराम आदि ने बताया कि फ्लावरिंग स्टेज पर ही पॉलिनेशन का काम करना चाहिए। नर प्रजाति के सेब गोल्डन, रेड गोल्डन आदि के पॉलिनेटर लगाने से मधुमक्खी मादा प्रजाति के सेब रॉयल रेड आदि में सेब की सेटिंग करती है। सेब सेटिंग के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी है। बहरहाल सेब के बागीचों में सेटिंग का काम तेजी से चल रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम आत्माराम है। मैं बागवान हूँ एक छोटा सा। मैं आजकल फ्लावरिंग के दौरान जो है मैं पॉलिनेशन का काम करता हूँ। ये जो है मैंने रेड गोल्डन और गोल्डन के पॉलिनेशन करवाए हैं पूरे बगीचे में। इसमें जो है नर वर्तिका और गोल्डन में, और ये जो मादा वर्तिकागर के साथ जो है ये मैच कर देती है। मधुमक्खियाँ आती है जिनको धूप के टाइम आती है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आजकल जो है फ्लावरिंग के दौरान बगीचे में पॉलिनेशन का काम ज़रूर करें, ताकि हमारी जो है फसल सेटिंग अच्छी हो और हमारे बागवान भाई खुशहाल बने। इससे जो है हमारे बागवानों को बगीचों से अच्छी फसल मिले। खेत हो या बगीचे, फसल को बचाने के लिए आखिर किसानों और बागवानों को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। वे हर तरह की जुगत बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी ही जुगत बढ़ाई है सराज के एक बागवान ने। सराज घाटी के बगस्यार में ओम प्रकाश प्रगतिशील बागवान हैं। इनके बागीचों में पशु और पक्षी खूब उत्पात मचाते थे। उन्होंने तमाम जुगाड़ कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार अब उनकी नई तरकीब जरूर काम कर रही है। ओम ने एक ई विस्फोटक प्रणाली का इस्तेमाल किया है। यह प्रणाली इलेक्ट्रिकल तरीके से विस्फोट करती है। इससे पशु पक्षी भाग खड़े होते हैं। ओम कहते हैं कि कई बार लोग विस्फोट के कारण हाथ जला लेते हैं। इन सब समस्याओं से पार पाते हुए उन्होंने यह सेफ प्रणाली इजाद की है। इसमें सुतली पटाखा इस्तेमाल किया जाता है। यह सस्ता पटाखा होता है और शानदार धमाका करता है। इससे पशु पक्षी डर के मारे भाग जाते हैं। उनका प्रयास है कि इस तकनीक को वह और सुरक्षित और बेहतर बनाएंगे। बहरहाल उनकी तकनीक कितनी कारगर है इस बात की पुष्टि अपनी माटी नहीं करता है, लेकिन अगर यह कारगर होती है तो इसका फायदा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमचंद ठाकुर, गांव माहीदार, पोस्ट ऑफिस बक्सियार, तहसील थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारी काफ़ी अरसे से ये रिक्वायरमेंट थी कि जो पशु पक्षियों का जो हमारे बगीचे में आतंक रहता है, जैसे आवारा पशु और तोते और जो चमगादड़ वगैरह इस तरह के हमारे बगीचों में जो अटैक करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था सिवाय पटाखों के, या मतलब इस तरह से ही हम कुछ करते थे उपाय या उनको उड़ाते थे। मैं धन्यवादी रहूँगा श्री ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से और अपनी सूझबूझ से एक इस तरह का नया आविष्कार हमारे सामने लाया है।
जिससे कि हम जो है अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं और बगीचे में ना होते हुए भी उसको अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बागवानों को, और ओम प्रकाश जी को भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि अभी इसमें भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। तो उनका इसमें मतलब समय और जो भी इसमें मतलब लग रहा है, उसमें अगर हमारा भी कोई सपोर्ट होता है तो हम भी उसके लिए तत्पर रहेंगे और उनकी हर तरह से सहायता करेंगे। और अब चलते चलते बिलासपुर के छत पटवार सर्कल में 25 किसानों से होगी किसान सम्मान निधि की रिकवरी। फार्मर्स बोले, हमारा क्या कसूर। नालागढ़ में गेहूं खरीद केंद्र खोलने की उठाई मांग। किसान सभा ने उठाया सोलन व बिलासपुर के किसानों का मसला। और पांवटा साहिब की मंडी में खरीदी जाएगी किसानों की पूरी गेहूं। मंत्री सुखराम चौधरी ने दिया किसानों को भरोसा। तो चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।